जय हिंद दोस्तों। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेमचंद स्पेशल सीरीज में हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं प्रेमचंद की ज़ब्तशुदा कहानियाँ, जिन्हें उन्होंने 1932 से पहले लिखी थी और उस समय की तत्कालीन सरकार ने जब्त कर ली थी। आज आपके सामने एक नई कहानी पेश है जिसका शीर्षक है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। हम आशा करेंगे कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख करके जाएंगे। धन्यवाद। और एक बात, हमने इस कहानी के उपलक्ष्य में हमने ये टारगेट रखा है कि हम अपने लाइक्स कम से कम 50 तो ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। शहर लंदन के एक पुराने टूटे फूटे होटल में, जहां शाम से ही अंधेरा हो जाता है, जिस हिस्से में फैशनेबल लोग आना ही गुनाह समझते हैं और जहां जुआ, शराबखोरी और बदचलनी के बड़े भयानक दृश्य हरदम आँख के सामने रहते हैं, उस होटल में, उस बदचलनी के अखाड़े में इटली का नामवर देश प्रेमी मैज़नी खामोश बैठा हुआ है। उसका चेहरा पीला है, आंखों में चिंता बरस रही है, होंठ सूखे हुए हैं और शायद महीनों से हजामत नहीं बनी। कपड़े मैले कुचैले हैं। कोई व्यक्ति जो मैज़नी को पहले से न जानता हो, उसे देखकर यह ख्याल करने से नहीं रुक सकता कि हो न हो यह भी उन्हीं अभागे लोगों में है जो अपनी वासनाओं के गुलाम होकर जलील से जलील काम करते हैं। मैज़नी अपने विचारों में डूबा हुआ है। आह, बदनसीब कौम! ए तेरे मजलूम इटली! क्या तेरी किस्मत कभी न सुधरेगी? क्या तेरे सैकड़ों सपूतों का खून जरा भी रंग न लाएगा? क्या तेरे देश से निकाले हुए हजारों जानिसारों की आहों में जरा भी तासीर नहीं? क्या तू अन्याय और अत्याचार और गुलामी के फंदे में हमेशा गिरफ्तार रहेगी? शायद तुझमें अभी सुधरने की, स्वतंत्र होने की योग्यता नहीं आई। शायद तेरी किस्मत में कुछ दिनों और जिल्लत और बर्बादी झेलनी लिखी है। आज़ादी, हाय आज़ादी! तेरे लिए मैंने कैसे कैसे दोस्त, जाने से जान से प्यारे दोस्त कुर्बान किए। कैसे कैसे नौजवान, होनहार नौजवान, जिनकी माएँ और बीवियाँ आज तक उनकी कब्र पर आंसू बहा रही हैं और अपने कष्टों और आपदाओं से तंग आकर उनके वियोग के कष्टों में अभागे आफत के मारे मैज़नी को शाप दे रही हैं। कैसे कैसे शेर जो दुश्मनों के सामने पीठ फेरना न जानते थे। क्या यह सब कुर्बानियाँ, यह सब भेंटें काफ़ी नहीं हैं? आज़ादी तो ऐसी कीमत चीज़ है, ऐसी कीमती है। हाँ, तो फिर क्यों जिंदा हूँ? क्या यह देखने के लिए कि मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा देश धोखेबाज अत्याचारी दुश्मनों के पैरों तले रौंदा जाए? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हमवतन अत्याचार का शिकार बने? नहीं, मैं यह देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। मैज़नी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसका दोस्त रेफ्ती, जो उसके साथ निर्वासित किया गया था, इस कोठरी में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बिस्कुट का टुकड़ा था। रफेती उम्र में अपने दोस्त से 2-4 बरस छोटा था। भंगिमा से सज्जनता झलक रही थी। उसने मैज़नी का कंधा पकड़कर हिलाया और कहा, जोसेफ, यह लो, कुछ खा लो। मैज़नी ने चौंक कर सर उठाया और बिस्कुट देखकर बोला, यह कहाँ से लाए? तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे? रफेती, पहले खा लो फिर बात पूछना। तुमने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। मैज़नी, पहले यह बता दो कहाँ से लाए? जेब में तंबाकू का डिब्बा भी नजर आता है। इतनी दौलत कहाँ हाथ लगी तुम्हें? रफेती, पूछ कर क्या करोगे? वही अपना नया कोट जो माँ ने भेजा था, गिरो रखाया हूँ। मैज़नी ने एक ठंडी सांस ली। आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिर पड़े। रोते हुए बोला, यह तुमने क्या हरकत की? क्रिसमस के दिन आते हैं, उस वक्त क्या पहनोगे? क्या इटली के एक लखपति व्यापारी का इकलौता बेटा क्रिसमस के दिन भी ऐसे ही फटे पुराने कोट में बसर करेगा? रफेती, क्यों? क्या उस वक्त तक कुछ आमदनी न होगी? हम तुम दोनों नए जोड़े बनवाएंगे और अपने प्यारे देश की आने वाली आज़ादी के नाम पर खुशियां मनाएंगे। मैज़नी, आमदनी की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। जो लेख मासिक पत्रिकाओं के लिए लिखे गए थे, वह वापस ही आ गए। घर से जो कुछ मिलता है वह कब का खत्म हो चुका। अब और कौन सा जरिया है? रफेती, अभी क्रिसमस को हफ्ता भर पड़ा है। अभी से उसकी क्या फिक्र करें? और अगर मान लो यही कोट पहना तो क्या? तुमने नहीं मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस के लिए मैगडलीन की अंगूठी बेच डाली? मैं जल्दी ही यह बात उसे लिखने वाला हूँ, देखना तुम्हें कैसा बनाती है।
क्रिसमस का दिन है। लंदन में चारों तरफ खुशियों की गर्म बाजारी है। छोटे बड़े अमीर गरीब सब अपने अपने घर खुशियां मना रहे हैं और अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर गिरजाघरों में जा रहे हैं। कोई उदास सूरत नजर नहीं आती। ऐसे वक्त मैजनी और रफेती दोनों उसी छोटी सी अंधेरी कोठरी में सर झुकाए खामोश बैठे हैं। मैजनी ठंडी आहें भर रहा है और रफेती रह रहकर दरवाजे पर आ जाता है और बदमस्त शराबियों को और दिनों से ज़्यादा बहकते और दीवानेपन की हरकतें करके देखकर अपनी गरीबी और मोहताजी की फिक्र दूर करना चाहता है। अफसोस, इटली का सरताज, जिसकी एक ललकार पर हजारों आदमी अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे, आज ऐसा मोहताज हो रहा है कि उसे खाने का ठिकाना नहीं। यहाँ तक कि आज सुबह से उसने एक सिगार भी नहीं पिया। तंबाकू ही दुनिया की वह नेमत थी जिससे वह हाथ नहीं खींच सकता था, और अब वह भी उसे नसीब न हुआ। मगर उस वक्त उसे अपनी फिक्र नहीं। रफेती नौजवान, खुशहाल, खूबसूरत और होनहार रफेती की फिक्र जी भर भारी हो रही है। वह पूछता है कि मुझे क्या हक है कि मैं एक ऐसे आदमी को अपने साथ गरीबी की तकलीफ़ें झेलने पर मजबूर करूं, जिसके स्वागत के लिए दुनिया की सब नेमतें बाहें खोले खड़ी हैं। इतने में एक चिट्ठी रसाल ने पूछा, जोसेफ मैजनी यहीं कहीं रहता है? अपनी चिट्ठी ले जा। रफीती ने खत ले लिया और खुशी के जोश से उछल कर बोला, जोसेफ, यह तो मैगलीन का खत है। मैजनी ने चौंक कर खत ले लिया और बड़ी बेसब्री से खोला। लिफाफा खोलते ही थोड़े से बालों का एक गुच्छा गिर पड़ा, जो मैगलीन ने क्रिसमस के उपहार के रूप में भेजा था। मैजनी ने उस गुच्छे को चूमा और उसे उठाकर अपने सीने की जेब में खोस लिया। खत में लिखा था, माय डियर जोसेफ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो। भगवान करे तुम्हें 100 क्रिसमस देखने नसीब हो। इस यादगार को हमेशा अपने पास रखना और गरीब मैगलीन को भूलना मत। मैं और क्या लिखूं? कलेजा मुंह को आया जाता है। हाय जोसेफ, मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, मेरे मालिक जोसेफ, तुम मुझे कब तक तड़पाएगा? कब जब्त नहीं होता? आंखों से आंसू उमड़ते आते हैं। मैं तेरे साथ मुसीबतें झेलूंगी, भूखों मरूंगी, यह सब मुझे गवारा है, मगर तुझसे जुदा रहना गवारा नहीं। तुझे कसम है, तुझे अपने ईमान की कसम है, तुझे अपने वतन की कसम, तुझे मेरी कसम, यहाँ आ जा। ये आंखें तरस रही हैं, कब तुझे देखूंगी? क्रिसमस करीब है, मुझे क्या, अब तो जिंदा हूँ, तेरी हूँ, तुम्हारी मैगलीन। मैगलीन का घर स्विट्जरलैंड में था। वह एक समृद्ध व्यापारी की बेटी थी और अनिंद सुंदरी। आंतरिक सौंदर्य में भी उसका जोड़ मिलना मुश्किल था। कितने ही अमीर और रईस लोग उसका पागलपन सर में रखते थे, मगर वह किसी को कुछ ख्याल में न लाती थी। मैजनी जब इटली से भागा तो स्विट्जरलैंड में आकर शरण ली। मैगलीन उस वक्त भोली भाली जवानी की गोद में खेल रही थी। मैजनी की हिम्मत और कुर्बानियों की तारीफें पहले ही सुन चुकी थी। कभी कभी अपनी माँ के साथ उसके यहाँ आने लगी और आपस का मिलना जुलना जैसे जैसे बढ़ा और मैजनी के भीतरी सौंदर्य का ज्यों ज्यों उसके दिल पर गहरा असर होता गया, उसकी मोहब्बत उसके दिल में पक्की होती गई। यहाँ तक कि उसने एक दिन खुद लाज शर्म को किनारे रखकर मैजनी के पैरों में सिर रख दिया और कहा, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। मैजनी पर भी उस वक्त जवानी छाई हुई थी। देश की चिंताओं ने अभी दिल को ठंडा नहीं किया था। जवानी की पुरजोश उम्मीदें दिल में लहरें मार रही थी, मगर उसने संकल्प कर लिया था कि मैं देश और जाति पर अपने को न्यौछावर कर दूंगा और इस संकल्प पर कायम रहूंगा। एक ऐसी सुंदर युवती के नाजुक नाजुक होठों से ऐसी दरखास्त सुनकर रद्द कर देना मैजनी जैसे संकल्प के पक्के हियाव के पूरे आदमी का काम था। मैडलीन भीगी भीगी आंखें लिए उठी, मगर निराश न हुई थी। सफलता ने उसके दिल में फ्रेम की आग और भी तेज कर दी और गो आज मैजनी को स्विट्जरलैंड छोड़े कई साल गुजरे, मगर वफादार मैगलीन अभी तक मैजनी को नहीं भूली। दिनों के साथ उसकी मोहब्बत और भी गाढ़ी और सच्ची होती जाती है। मैजनी खत पढ़ चुका था तो एक लंबी आह भरकर रफेती से बोला, देखा मैगलीन क्या कहती है? रफेती, उस गरीब की जान लेकर दम लोगे? मैजनी फिर ख्याल में डूबा। मैगलीन, तू नौजवान है, सुंदर है, भगवान ने तुझे अकूत दौलत दी है, तू क्यों एक गरीब दुखियारे कंगाल फक्कड़ परदेश में मारे मारे फिरने वाले आदमी के पीछे अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रही है? मुझ जैसा मायूस आफत का मारा हुआ तुझे क्यों कर खुश रख सकेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूँ।
दुनिया में बहुत से ऐसे हंसमुख खुशहाल नौजवान हैं जो तुझे खुश रख सकते हैं, जो तेरी पूजा कर सकते हैं। क्यों तू उनमें से किसी को अपनी गुलामी में नहीं ले लेती? मैं तेरे प्रेम, सच्चे, नेक और निस्वार्थ प्रेम का आदर करता हूँ, मगर मेरे लिए, जिसका दिल देश और जाति पर समर्पित हो चुका है, तू एक प्यारी और हमदर्द बहन के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। मुझ में ऐसी क्या खूबी है, ऐसे कौन से गुण हैं, तू जैसी देवी मेरे लिए ऐसी मुसीबतें झेल रही है? आह मैजनी, कमबख्त मैजनी, तू कहीं का ना हुआ। जिनके लिए तूने अपने को न्यौछावर कर दिया, वह तेरी सूरत से नफरत करते हैं। जो तेरे हमदर्द हैं, वह समझते हैं तू सपने देख रहा है। इन ख्यालों से बेबस होकर मैजनी ने कलम दावात निकाली और मैगलीन को खत लिखना शुरू किया। प्यारी मैगलीन, तुम्हारा खत उस अनमोल तोहफे के साथ आया। मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूँ कि तुमने मुझ जैसे बेकस और बेबस आदमी को इस भेंट के काबिल समझा। मैं उसकी हमेशा कदर करूँगा। यह मेरे पास हमेशा एक सच्चे, निस्वार्थ और अमर प्रेम की स्मृति के रूप में रहेगी, और जिस वक्त यह मिट्टी का शरीर कब्र की गोद में जाएगा, मेरी आखिरी वसीयत यही होगी, यह यादगार मेरे जनाजे के साथ दफन कर दी जाए। मैं शायद खुद उस ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता जो मुझे इस ख्याल से मिलती है कि दुनिया में जहाँ चारों तरफ मेरे बारे में बदगुमानियाँ फैल रही हैं, कम से कम एक ऐसी नेक औरत है जो मेरी नीयत की सफाई और मेरी बुराइयों से पाक कोशिश पर सच्ची निष्ठा रखती है। और शायद तुम्हारी हमदर्दी का यकीन है कि मैं ज़िंदगी की ऐसी कठिन परीक्षाओं में सफल होता जाता हूँ। मगर प्यारी बहन, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम मेरी तकलीफ़ों के ख्याल से अपना दिल मत दुखाना। मैं बहुत आराम में हूँ। तुम्हारे प्रेम जैसी अक्षय निधि पाकर भी अगर मैं कुछ थोड़े से शारीरिक कष्टों का रोना रोऊं, तो मुझ जैसा भागा आदमी दुनिया में कौन होगा? मैंने सुना है तुम्हारी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जाती है। मेरा जी बेख्तियार चाहता है कि तुझे देखूं। काश मैं आज़ाद होता। काश मेरा दिल इस काबिल होता कि तुझे भेंट चढ़ा सकता। मगर एक पजमुर्दा उदास दिल मेरे काबिल नहीं, तेरे काबिल नहीं। मैगलीन, खुदा के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे शायद इससे ज़्यादा और किसी बात की तकलीफ़ न होगी कि प्यारी मैगलीन तकलीफ़ में है, और मेरे लिए तेरा पाकीज़ा चेहरा इस वक्त निगाहों के सामने है। मेगा, देखो मुझसे नाराज़ न हो। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आज क्रिसमस का दिन है, तुम्हें क्या तोहफ़ा भेजूँ? खुदा तुम पर हमेशा अपनी बेइंतहा बरकतों का साया रखे। अपनी माँ को मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम लोगों को देखने की इच्छा है, देखें कब तक पूरी होती है। तेरा जोसेफ। इस वाक़ये के बाद बहुत दिन गुज़र गए। जोसेफ मैज़नी फिर इटली पहुंचा और रोम में पहली बार जनता के राज्य का ऐलान किया गया। 3 आदमी राज्य की व्यवस्था के लिए निर्वाचित किए गए। मैज़नी भी उनमें एक था, मगर थोड़े ही दिनों में फ्रांस की ज्यादतियों और पीडमोंट के बादशाह की दगाबाजियों की बदौलत इस जनता के राज का खात्मा हो गया और उसके कर्मचारी और मंत्री अपनी जानें लेकर भाग निकले। मैजनी अपने विश्वसनीय मित्रों की दगाबाजी और मौका परस्ती पर पेचोताप खाता हुआ, खस्ता हाल और परेशान, रोम की गलियों की खाक छानता फिरता था। उसका यह सपना कि रोम को मैं ज़रूर एक दिन जनता के राज का केंद्र बनाकर छोड़ूंगा, पूरा होकर फिर तितर बितर हो गया। दोपहर का वक्त था। धूप से परेशान होकर वह एक पेड़ की छाया में ज़रा दम लेने के लिए ठहर गया कि सामने से एक लेडी आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था, कपड़े बिल्कुल सफ़ेद और सादा, उम्र 30 से ज़्यादा। मैजनी आत्मविस्मृति की दशा में था कि यह स्त्री प्रेम से व्यग्र होकर उसके गले लिपट गई। मैजनी ने चौंक कर देखा, बोला, प्यारी मैगलीन, तुम हो? यह कहते कहते उसकी आंखें भीग गईं। मैगलीन ने रो कर कहा, जोसेफ, और मुंह से कुछ न निकला। दोनों खामोश कई मिनट तक रोते रहे। आखिर मैजनी बोला, तुम यहाँ कब आई मेगा? मैगलीन, मैं यहाँ कई महीने से हूँ, मगर तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं निकलती थी। तुम्हें कामकाज में डूबा हुआ देखकर और यह समझकर कि अब तुम्हें मुझ जैसी औरत की हमदर्दी की ज़रूरत बाकी नहीं रही, तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत न देखती थी। क्यों जोसेफ? यह क्या कारण है कि अक्सर लोग तुम्हारी बुराई किया करते हैं? क्या वह अंधे हैं? क्या भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी? जोसेफ, मेगा, शायद वह लोग सच कहते होंगे। फिलहाल मुझ में वह गुण नहीं जो मैं शान के मारे अक्सर कहा करता हूँ कि मुझ में है, या जिन्हें तुम अपनी सरलता और पवित्रता के कारण मुझ में मौजूद समझती हो। मेरी कमजोरियां रोज बरोज मुझे मालूम होती जाती हैं। मैगलीन,
जब ही तो तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं। मुबारक है वह इंसान जो खुद ही को मिटाकर अपने को हेट समझने लगे। जोसेफ, भगवान के लिए मुझे इस तरह अपने से मत अलग करो। मैं तुम्हारी हो गई हूं और मुझे विश्वास है कि तुम वैसे ही पाक साफ हो जैसा हमारा यीशु है। यह ख्याल मेरे मन पर अंकित हो गया है, और अगर उसमें ज़रा भी कमज़ोरी आ गई थी तो तुम्हारी इस वक्त की बातचीत ने उसे और भी पक्का कर दिया। बेशक तुम फरिश्ते हो, मगर मुझे अफसोस है कि दुनिया में क्यों लोग इतने तंगदिल और अंधे होते हैं, और ख़ास तौर पर वह लोग जिन्हें मैं तंग ख्याल से ऊपर समझती थी। रफेती, रसारीनो, पलाइनो, बरबनास, यह सब के सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम उन्हें अपना दोस्त समझते हो, मगर वह सब तुम्हारे दुश्मन हैं, और उन्होंने मुझसे मेरे सामने सैकड़ों ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कही हैं जिनका मैं मर कर भी यकीन नहीं कर सकती। वह सब गलत झूठ बकते हैं। हमारा प्यारा जोसेफ वैसा ही है जैसा मैं समझती थी, बल्कि उससे भी अच्छा। क्या यह भी तुम्हारी एक जाति खूबी नहीं कि तुम अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझते हो? जोसेफ से अब सब्र न हो सका। मैगलीन ने मुरझाए हुए पीले पीले होठों को चूम कर कहा, प्यारी मेगा, मेरे दोस्त बेकसूर हैं और मैं दोषी हूँ। जो कुछ उन्होंने कहा वह सब मेरे ही इशारे और मर्जी के अनुसार था। मैंने तुमसे दगा की, मगर मेरी प्यारी बहन, यह सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरी तरफ से बेपरवाह हो जाओ और अपनी जवानी के बाकी दिन खुशी से बसर करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें ज़रा भी ना समझा था। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई से अपरिचित था, क्योंकि मैं जो चाहता था उसका उल्टा अक्सर हुआ। मगर मेगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैगलीन, हाय जोसेफ, तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो? तुम तो दुनिया के सब इंसानों से ज़्यादा नेक, ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा लायक हो। मगर हाँ, बेशक तुमने मुझे बिल्कुल ना समझा था जोसेफ, यह तुम्हारी गलती थी। मुझे ताज्जुब तो यह है कि तुम्हारा ऐसा पत्थर का दिल कैसे हो गया। जोसेफ, मेगा, ईश्वर जानता है। जब मैंने रफेदी को यह सब लिखा पढ़ाकर तुम्हारे पास भेजा है, उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत थी। मैं जो दुनिया में नेकनामी को सबसे ज़्यादा कीमती समझता हूँ, और मैं जिसने दुश्मनों के जाति हमलों को कभी पूरी तरह काटे बिना न छोड़ा, अपने मुंह से सिखाऊं कि जाकर मुझे बुरा कहो? मगर यह केवल इसलिए था कि तुम अपने शरीर का ध्यान रखो और मुझे भूल जाओ। सच्चाई यह थी कि मैजनी ने मैगडलीन के प्रेम को रोज बरोज बढ़ते देखकर एक खास हिकमत की थी। उसे खूब मालूम था कि मैगडलीन के प्रेमियों में से कितने ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा दौलतमंद और ज़्यादा अक्ल वाले हैं, मगर वह किसी को ख्याल में नहीं लाती। मुझ में उसके लिए जो खास आकर्षण है वह मेरे कुछ खास गुण हैं, और अगर मेरे ऐसे मित्र जिनका आदर मैगलीन भी करती है उससे मेरी शिकायत करके इन गुणों का महत्व उसके दिल से मिटा दें, तो वह खुद ब खुद मुझे भूल जाएगी। पहले तो उसके दोस्त इस काम के लिए तैयार न होते थे, मगर इस डर से कि कहीं मैगलीन ने घुल घुल कर जान दे दी तो मैजनी जिंदगी भर हमें माफ़ न करेगा, उन्होंने यह अप्रिय काम स्वीकार कर लिया था। वह स्विट्ज़रलैंड गए और जहाँ तक उसकी ज़बान में ताकत थी अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई करने में खर्च की। मगर मैगलीन पर मोहब्बत का रंग ऐसा गहरा चढ़ा था कि इन कोशिशों का इसके सिवाय और कोई नतीजा न हो सकता था जो हुआ। वह एक रोज़ बेकरार होकर घर से निकल पड़ी और रोम में आकर एक सराय में ठहर गई। यहाँ उसका रोज का नियम था कि मैजनी के पीछे पीछे उसकी निगाह से दूर घुमा करती, मगर उसे आश्वस्त और अपनी सफलता से प्रसन्न देखकर उसे छेड़ने का साहस न करती थी। आखिरकार जब फिर उस पर असफलताओं का वार हुआ और वह फिर दुनिया में बेकस और बेबस हो गया, तो मैगडलीन ने समझा अब इसको किसी हमदर्द की ज़रूरत है, और पाठक देख चुके हैं जिस तरह वह मैजनी से मिली। मैजनी रोम से फिर इंग्लिस्तान पहुंचा और यहाँ एक अरसे तक रहा। सन 1870 में उसे खबर मिली कि सिसिली की रियाया बगावत पर आमादा है और उन्हें मैदान जंग में लाने के लिए एक उभारने वाले की ज़रूरत है। बस वह फौरन सिसिली पहुंचा, मगर उसने जाने से पहले शाही फौज ने बागियों को दबा दिया था। मैजनी को जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करके एक कैद खाने में डाल दिया गया, मगर चूंकि अब तक बहुत बुढ़ा हो चुका था, शाही हुक्काम ने इस डर से कि कहीं वह कैद की तकलीफ़ों से मर न जाए तो जनता को संदेह होगा कि बादशाह की प्रेरणा से वह कत्ल कर डाला गया, उसे रिहा कर दिया। निराश और टूटा हुआ दिल लिए मैजनी फिर स्विट्ज़रलैंड की तरफ रवाना हुआ। उसकी ज़िंदगी की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं।
इसमें शक नहीं, इटली के एकताबद्ध हो जाने के दिन बहुत पास आ गए थे, मगर उसकी हुकूमत की हालत उससे हरगिज़ बेहतर न थी जैसी ऑस्ट्रिया या नेपल्स के शासनकाल में। अंतर यह था कि पहले वह एक दूसरी कौम की ज़्यादतियों से परेशान थे, अब अपनी कौम के हाथों। इन निरंतर असफलताओं ने दृढ़व्रती मैज़नी के दिल में यह ख्याल पैदा किया कि शायद जनता की राजनीतिक शिक्षा इस हद तक नहीं हुई है कि वह अपने लिए एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियाद डाल सके, और इसी नीयत से वह स्विट्ज़रलैंड जा रहा था और वहाँ से एक ज़बरदस्त कौमी अखबार निकाले, क्योंकि इटली में उसे अपने विचारों को फैलाने की इजाज़त न थी। वह रात भर नाम बदलकर रोम में ठहरा, फिर वहाँ से अपनी जन्मभूमि जिनेवा में आया और अपनी नेक माँ की कब्र पर फूल चढ़ाए। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड की तरफ चला और साल भर तक कुछ विश्वसनीय मित्रों की सहायता से अखबार निकालता रहा, मगर निरंतर चिंता और कष्टों ने उसे बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। सन 1870 में वह सेहत के ख्याल से इंग्लिस्तान आ रहा था कि अल्प्स पहाड़ी कि पर्वतों की तलहटी में निमोनिया की बीमारी ने उसके जीवन का अंत कर दिया और वह एक अरमानों से भरा हुआ दिल लिए स्वर्ग को पधारा। इटली का नाम मरते दम तक उसकी ज़बान पर था। यहाँ भी उसके बहुत से समर्थक और हमदर्द शरीक थे। उसका जनाजा बड़ी धूम से निकला। हजारों आदमी साथ थे और एक बड़ी सुहानी खुली हुई जगह पर पानी के साफ चश्मे के किनारे पर एक कौम के लिए मर मिटने वाले को सुला दिया गया। मैज़नी को कब्र में सोए हुए आज 3 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। सूरज की पीली किरणें इस ताज़ा कब्र पर हसरत भरी आंखों से ताक रही थीं। तभी एक अधेड़ खूबसूरत औरत सुहाग के जोड़े पहने लड़खड़ाती हुई आई। वह मैगडलीन थी। उसका चेहरा शोक में डूबा हुआ था, बिल्कुल मुरझाया हुआ, जैसे अब इस शरीर में जान ही बाकी नहीं रही। वह इस कब्र के सिरहाने बैठ गई और अपने सीने पर खुसे हुए फूल उस पर चढ़ाए। फिर घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से दुआ करती रही। जब खूब अंधेरा हो गया, बर्फ पड़ने लगी, तो वह चुपके से उठी और खामोश सर झुकाए करीब के गांव में जाकर रात बसर की और भोर की बेला अपने मकान की तरफ रवाना हुई। मैगडलीन अब अपने घर की मालिक थी। उसकी माँ बहुत ज़माना हुआ मर चुकी थी। उसने मैज़नी के नाम से एक आश्रम बनवाया और खुद आश्रम की ईसाई लेडियों के लिबास में वहाँ रहने लगी। मैज़नी का नाम उसके लिए एक निहायत पुरदर्द और दिलकश गीत से कम न था। हमदर्दों और कद्रदानों के लिए उसका घर उनका अपना घर था। मैज़नी के खत उसकी इंजील और मैज़नी का नाम उसका ईश्वर था। आसपास के गरीब लड़कों और मुफलिस बीवियों के लिए यही बरकत से भरा हुआ नाम जीविका का साधन था। मैगडलीन 3 बरस तक जिंदा रही और जब मरी तो अपनी आखिरी वसीयत के मुताबिक उसी आश्रम में दफन की गई। उसका प्रेम मामूली प्रेम न था, एक पवित्र और निष्कलंक भाव था, और वह हमको उस प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों की याद दिलाता है जो श्री कृष्ण के प्रेम में वृंदावन की कुंजों और गलियों में मंडलाया करती थी, जो उससे मिले होने पर भी उससे अलग थीं और जिनके दिलों में प्रेम के सिवा और किसी चीज़ की जगह न थी। मैज़नी का आश्रम आज तक कायम है और गरीब और साधु संत अभी तक मैज़नी का पवित्र नाम लेकर वहाँ हर तरह का सुख पाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। जब मैंने कहानी की शुरुआत करी थी तो मुझे नहीं पता था कि इस कहानी की गहराई कुछ ऐसी होगी। अगर हो सके तो टारगेट को 50 से 100 करते हैं प्लीज़। मेरी पूरी कामना है कि ये 100 लाइक्स की ज़रूर हकदार है। बहुत धन्यवाद।